जिस लहजे में दक्ष ने ईश्वी से यह बोला था, ईश्वी अपने चेहरे को नीचे कर लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सब सुन करके। शरीर में पहले से इतने सारे दर्द थे और अब उसका दिमाग भी इस बात पर आकर अटक चुका था कि क्या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती वाकई में होने वाली है और क्या उसके पापा उसे बचा नहीं पाएंगे। ये सोचकर ईश्वी की शरीर दोबारा से शिवर करने लगती है। अभी वो रूम में था कि तभी बाहर से रुद्र जो आते हुए कहता है, खाना लग गया सबका, आ जाइए आप लोग खा लीजिए। दक्ष यार तू भी आ जा। वहीं दक्ष एक बार ईश्वी के हाथ की तरफ देखता है और फिर उसके गाल को खींचते हुए कहता है, चलो देखते हैं खाना कैसा बना है, लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर। अगर अच्छा बना तब तो ये सारी उंगलियां तुम्हारे हाथों में नजर आएंगी, और अगर नहीं बना तो आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ नाइफ्स। उसमें से जिस नाइफ को तुम चूज करोगी उसी उसी चाकू से तुम्हारी उंगलियां कटेंगी। मैं लेकर आता हूँ, वेट करो। अभी वो अपने रूम से बाहर जाता उससे पहले ही वो दरवाजे पर मारते हुए ईश्वी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना यहाँ पर लेकर आऊँगा। खाना खाना है तो खुद नीचे आना पड़ेगा। ईश्वी को भूख तो काफ़ी ज़ोर से लगी थी और सब्जी भी उसने अपने हाथों से बनाई थी। वैसे वो कभी इस जगह पर भी खाना खाएगी उसने ऐसा सोचा तो नहीं था। ईश्वी धीरे से दोबारा से खड़ी होती है लेकिन उससे पहले ही वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। दक्ष डोर फ्रेम से टेक करके उसी को देखे जा रहा था लेकिन एक बार भी उसकी मदद करने नहीं आता। आसपास के रखे चीजों का सहारा लेकर के ईश्वी जो हल्का हल्का लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ आने लगी थी। दक्ष उसके कलाई को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, पैर में चोट क्या लगी है? मेरे गोदी में घूमने का शौक चढ़ गया तुम्हें? इतना तो दर्द नहीं हो रहा होगा, छोटी सी कट ही तो लगी थी। लेकिन वो छोटी सी कट सिर्फ दक्ष के लिए थी, ईश्वी के लिए तो वो बहुत बड़ा जख्म था और वो कभी ऐसे दर्द को बर्दाश्त तो की नहीं थी। इसी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। ईश्वी जो धीरे से कहती है, भारी सा लहंगा पहनकर चला नहीं जा रहा। ईश्वी ने ये बोलते हुए अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया था। दक्ष भी नीचे झुकते हुए उसके चेहरे के ठीक सामने आते हुए कहता है, ओह चला नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, खाना खा कर आओ, फिर तुम्हारे लहंगे को उतार के फेंकते हैं। और ये बोलकर उसने दोबारा से ईश्वी को अपने कंधे पर उठा लिया था। अब ईश्वी की आधी शरीर जो आगे की तरफ थी और बाकी आधे की शरीर दक्ष के पीछे की साइड। अब उसे ऐसे उठाया गया था जिससे उसे अनकंफर्टेबल तो बहुत महसूस हो रहा था, लेकिन हाँ उसे चलने में ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके दक्ष उसे नीचे ले आकर बैठाता है। बाकी सारे लोग नीचे बैठ करके खाना खा रहे थे, वहीं दक्ष और उसके साथ ही ईश्वी के लिए चेयर रखा हुआ था। अब उसी चेयर पर ईश्वी को भी दक्ष ने ले आकर बैठा दिया था और उसके बगल में खुद भी आकर के बैठ गया था। सामने 2 मिट्टी के गिलास रखे हुए थे जिसे देखकर ईश्वी अजीब सा मुंह बनाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। 2 आदमी ले आकर के उसके सामने खाना रख दिए थे। एक प्लेट जो कि दक्ष के सामने रखा था और वहीं दूसरा प्लेट ईश्वी के सामने। जैसे ईश्वी ने वो खाना देखा था वो एकदम से अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, ये कैसा खाना है? दक्ष उसके रिएक्शन को ध्यान से नोटिस करता है और फिर सामने बैठे सभी लोगों से पूछता है, आज की सब्जी कैसी बनी है? अभी लोग कुछ बोल पाते उससे पहले दक्ष जो अपने एक हाथ में रिवॉल्वर लेते हुए कहता है, सोच समझ करके बोलना, सिंड्रेला ने बनाया मेरे, है ना बीवी? ईश्वी बस उसकी बात पर चुप ही रहना पसंद करती है, लेकिन तभी उस गन से जो कि उसके हाथ में था उससे वो ईश्वी के ताई पर हल्का सा मारते हुए कहता है, बताइए आपने बनाया ना? ईश्वी चुपचाप बस धीरे से अपने सर को हाँ मिला देते हैं। वहीं दक्ष उसके कान के पास आते हुए कहता है, खाओ, अगर ये खाना तुमने पूरा खाया तो मैं समझूंगा कि वाकई में ये खाना बहुत अच्छा है, और अगर खाना अच्छा हुआ तो तुम्हारे हाथ नहीं कटेंगे, लेकिन अगर तुमने ये खाने का एक भी कतरा छोड़ा तो तुम्हारी 2 उंगलियां तो पक्का गई आज। कम ऑन, खत्म करो। ईश्वी जो अपनी राइट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और फिर धीरे से अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष भी उसके हाथों की तरफ देखा था, उसके हाथ बुरी तरह से जले हुए थे। भला वो उस हाथ से खाना कैसे खाते, और लेफ्ट हैंड से खाने की उसकी आदत नहीं थी। अब शर्त भी कुछ ऐसा था कि अगर
अब शर्त भी इतना हैवी था कि अगर ईश्वी ने अपने हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया तो उसकी उंगलियां कट सकती हैं, जिस वजह से उसे खाना तो था ही। वो धीरे से कहती है, "इस स्पून नहीं है यहाँ पर, हाथ से खाने में दिक्कत होगी।" दक्षो खाने का एक कौर डालते हुए कहता है, तुम्हें स्पून चाहिए? तुम्हें लगता कि तुम्हें 5 स्टार होटल में ले जाकर खिलाना चाहिए मुझे? और वो ऊपर से नीचे तक अपने गन से इशारा करते हुए कहता है, मैडम, यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल रही है, जिंदगी मिल रही है, सांस मिल रही है, इतना काफ़ी होता है। इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करो तुम। जितना मिल रहा है उतने में एडजस्ट करो। ईश्वी जो अपना हाथ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मेरे यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, मैं खा नहीं पाऊंगी। और ये बोल करके वो रोने लगी थी। दक्षो सामने की तरफ देख करके बाहर की तरफ सबको जाने का इशारा कर देता है। सब लोग उठ करके बाहर की तरफ निकल गए थे, सिवाय बंटी, अयान और रुद्र के। दक्ष उन तीनों को भी देखते हुए कहता है, तुम लोगों को इनविटेशन कार्ड पर लिख कर दूं कि बाहर जाइए? बाहर जाइए मतलब बाहर जाइए, निकलिए यहाँ से। रुद्र जो दक्ष को टीज करते हुए कहता है, खिला ले अपने हाथ से, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और ये बोलकर तीनों अपनी अपनी थाली लेकर के बाहर की तरफ निकल गए थे। जैसे ही सबके सब बाहर निकले थे, दक्ष ईश्वी की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए उसके हाथ की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, हाथ तो बुरी तरह से जला है तुम्हारा, दर्द हो रहा है? ईश्वी जो कहती है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन दक्ष के चेहरे पर उसके लिए जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक तिरछे मुझसे स्माइल पास करते हुए कहता है, इसका तो फोटो खींचने लायक है। तुम्हारी हालत का एक्चुअली ना मुझे पूरी तरह से क्या बोलते उसको, रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हारे चहीते बाप को दिखा पाऊँ मैं ये कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या किया है मैंने, कितनी बुरी हालत कर दी है तुम्हारी। और फिर उसकी थाली को देखते हुए कहता है, ऐसे पत्तल की थाल में कभी खाना खाया तुमने? शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब किस्मत का खेल है, जो है उसी में एडजस्ट करो। और जहाँ तक बात रही खाने की, उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा, अपने हाथ से ही खाना तुम्हें। और ये बोलकर वो खाना खाना शुरू करता है। ईश्वी जो अपने उसी जले हुए हाथ से धीरे धीरे चावल का कौर उठाती, लेकिन बार बार वो चावल का कौर गिर जाता, क्योंकि वो अपने हाथ को ठीक तरीके से मोड़ ही नहीं पा रही थी। यूं ही थोड़ा देर स्ट्रगल करते हुए ईश्वी जैसे तैसे करके अपने मुंह में कुछ दाने चावल के डाल पाती है, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं। दक्ष ने अपना पूरा खाना खत्म कर लिया था और वो हाथ धुल करके पत्तल बाहर की तरफ फेंकने के लिए चला गया था। अब ईश्वी उस जगह पर पूरी तरह से अकेली थी और वो आसपास की जगहों को देखकर रोते हुए बोलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज भगवान प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में दक्ष वापस आ गया था और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब तक खत्म नहीं हुआ तुम्हारा खाना, मुझे बाहर भी जाना है। और वो लकड़ी के चेयर को ले आकर केशवी के सामने रखता है और उसके पत्तल को ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं खिलाता हूँ, लेकिन नाटक नहीं करोगी और जल्दी जल्दी खत्म करोगी, किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी मेरी। ईश्वी बस अपने सर को हाँ में हिला दी थी। वही दक्ष अपने हाथों से ही ईश्वी के मुंह में एक कौर डालते हुए कहता है, खाओ और बताओ कैसा है। जैसे ईश्वी के मुंह में पहला कौर सब्जी का बड़ा था, वो एकदम से अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, ये तो बहुत। लेकिन तभी दक्ष कहता है, सोच समझ करके, क्योंकि कोई और इस बारे में तो कुछ नहीं बोल पाएगा, मगर अगर तुम्हें खुद का खाना पसंद नहीं आया तो पता है ना तुम्हारी उंगलियों के साथ। लेकिन तभी श्रीजो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। उसके चेहरे पर यह झूठी और फेक स्माइल, जो कि वो कितनी जबरदस्ती ला रही थी, ये सिर्फ श्री को पता था। देख करके दक्ष को बहुत मजा आ रहा था और वो चेयर पे आराम से लीन होते हुए कहता है, मेरा क्या है, मैं तो जंगल का चलता फिरता मुसाफिर, कैसे भी करके अपनी जिंदगी काट ही लूंगा। आपका क्या होगा जनाबे वाली, अब तो इसी जिंदगी के साथ तब तक जीना है जब तक तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर में है। आदत डालो इन सब चीज़ों की। और फिर वो उसको दूसरा कॉल खिलाता है
उसके कौर भी इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि ईश्वी का पूरा मुंह फुल जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना ज़रा भी नाटक दिखाए बस चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी। और फिर वो अपनी किसी गहरी सोच में डूब जाती है। लेकर वक्त आज उसकी मॉम की छुट्टी थी और उसके डैड भी आज घर पर आए हुए थे। वहीं ईशवी अपने रूम में तान्या के साथ बैठ करके कुछ मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर रही थी। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं जो कर्टन्स को पूरी तरह से हिला रही थी और उसके साथ ही ईशवी के बालों को भी। तान्या हमेशा बॉब कट हेयर ही रखना पसंद करती थी। दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे कि तभी अर्चना तो वे कहती हैं, बहुत हो गई मस्ती खोरी, अब खत्म करो इसे, चलो अब बेटा खाना खा लो। वही ईशवी जो कहती है, मम्मा आप खुद खिला दो, मैं नहीं खाऊंगी आज अपने हाथ से। अर्चना जी जो तान्या को देखकर कहती हैं, अपनी तरह क्यों नहीं बनाती उसे, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होता है लड़कियों को, लेकिन इन्हें खाना भी अपने हाथ से खिलाऊं मैं। बेटा क्या होगा तुम्हारा, आगे कुछ करने का सोचा भी है तुमने? ईश्वी जो कहती है, क्या करना है आगे, पापा ने तो कहा था किसी राजकुमार से शादी कर दूंगा तुम्हारी, फिर वो भी मुझे राजकुमारी की तरह पालेगा। अर्चना जो उनके सामने आकर के बोलती हैं, हाँ माना कि तुम्हारी शादी हम राजकुमार से कर भी दिए, लेकिन वो बैठ करके तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता रहेगा। ईश्वी जो लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करते हुए कहती है, ऑब्वियसली मम्मा, खाना भी खिलाएगा, मुझे गोद में उठाकर घुमाएगा भी, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करेगा और मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। वही तान्या उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, सुधर जा तू, नहीं होते लड़के ऐसे, ये सिर्फ ख्वाबों में होते हैं और ये जो तेरी फिक्शनल बुक की कलेक्शन पड़ी हुई है उसी में होते हैं। ईश्वी जो उन बुक्स पर हाथ रखते हुए कहती है, ए लड़की, मेरे फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में कुछ मत बोलना, उनमें तो जान बसती है मेरी। अर्चना जिसके कान को मोड़ते हुए कहती है, अब चल भी लो महारानी जी, हम लोग आज साथ में बैठ कर के खाना खाएंगे, कितना वक्त हो गया साथ में वक्त बिताए हुए। ईश्वी जो कहती है, आप ही लोग को वक्त नहीं मिलता मेरे लिए, वरना मेरा तो रोज़ मन करता है कि मैं आप लोग के साथ बैठकर। एक मिनट, सब लोग मतलब पापा भी? अर्चना जो कहती हैं, हाँ आए हैं तुम्हारे पापा। जैसे उसने ये सुना था, ईश्वी बिना किसी से बात किए बिना कुछ बोले जल्दी से बेड से उतरते हैं और लगभग कूदते फांदते वो बाहर की तरफ आ जाती है और अपने पापा को जोर से हक करते हुए कहती है, आप आ गए पापा, आई वॉज लिटरली मिसिंग यू यार, आप कितने टाइम से बाहर थे, आपको पता है कितना कितना मिस कर रही थी मैं आपको, और आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरा गिफ्ट लाए। उसकी ये रफ्तार सी बातें सुन करके ब्रिजेश जी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शांति, आराम से सांस लो, आराम से बात करो, ट्रेन कहाँ छूट रही है तुम्हारी, और गिफ्ट वो मैं अपनी प्रिंसेस के लिए नहीं लाऊंगा, ऐसा हो सकता है भला? अर्चना और तान्या भी बाहर की तरफ आ गई थी। वहीं तान्या जो ये मॉम डैड से काफ़ी परेशान रहती थी और स्पेशली उसके डैड से, क्योंकि जिस नाजों के साथ उसने क्योंकि जिस नाजों के साथ ब्रिजेश अपनी बेटी को पाला करते थे, ये सब तान्या से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। तान्या ने दुनिया की रियलिटी देखी थी, क्योंकि उसके माँ बाप उसे बाहर जाने के लिए परमिशन भी देते थे और उसके साथ ही उसे बाहर की दुनिया घुमाते भी थे। उसे हकीकत से हमेशा से वाकिफ कराया गया था। लेकिन जस्ट अपोजिट केस ईश्वी के साथ था। ईश्वी को लगता था कि बिल्कुल उसके फिक्शनल वर्ल्ड जैसे ही दुनिया बाहर होगी, और वहीं सब लोग बैठ कर के खाना खाने लगे थे। ईश्वी कभी अपनी केयरटेकर के हाथों से खाना खाती तो कभी अपनी मम्मा के, अगर उसकी मम्मा घर पर होती थी तो। अभी अर्चना ने उसके मुंह में एक और डाला ही था कि तभी ईश्वी जल्दी से मुंह बनाते हुए कहती है, मॉम यू नो ना, मुझे नहीं पसंद है ये साग वाग, ये कौन खाता है घास फूस, मुझे कुछ और खाना है पापा, और साथ में ये सब खाएंगे हम लोग, मुझे कुछ और खाना था, बस मैं खाना नहीं खा रही। और ये बोल करके वो डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई थी। लेकिन तभी ब्रिजेश जी जो कहते हैं, ऑर्डर कर लीजिए आप अपना पिज़्ज़ा, वही खाने का मन है ना, सब कुछ तो नाटक है बस। ईश्वी जो फिर से आकर के अपने पापा के गले लगते हुए कहती है, आप ही तो हैं जो मेरी फीलिंग समझते हैं। और वो फिर अपने सोच में गाजर लेती है और उसे धीरे धीरे काटते हुए अपने रूम की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी उसके सारे ख्वाब टूटते हैं और सामने दक्ष उसको घूरते हुए देख करके कहता है, अगर तुम्हारा हाथ काटना हो गया तो मेरा हाथ छोड़ोगे तुम? जैसे उसने ये सुना था, वो जल्दी से अपना मुंह खोलती है और तब जाकर के दक्ष की उंगलियां बाहर निकली थी। गाजर समझ करके तभी से ईश्वी
उसी की उंगलियों को चबा रही थी। दक्ष अपनी उंगलियों को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से खुद को डिफेंड कर पाओगे, मुझसे बचा पाओगी? एक तो मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरी उंगलियां खा रही हो। नॉनवेज बहुत पसंद है क्या तुम्हें? ईश्वी जब सर को नाम मिलाते हुए जल्दी जल्दी बोलती है, वो मैं वो होश में नहीं थी मैं। दक्ष उससे कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय होश में नहीं थी? आंखें खुली हुई थी तुम्हारी। आंखें खोल करके कौन भी होश में जाता है? नाटक बंद करो और इस पत्थर को उठा करके बाहर की तरफ फेंको। वो इतना गंदा सा खाना खाई थी कि उसका मुंह अभी भी बेकार सा बना हुआ था और वो सामने रखे गिलास को देखकर फिर से अपना मुंह पिचकाते हुए जल्दी से उसे अपने हाथ में उठाती है और पूरा पानी खत्म कर जाती है। खाना से ज्यादा कम से कम उसे पानी का टेस्ट ही पसंद आ रहा था। अभी वो पत्थर, लेकिन अश्वी अपनी जगह से अभी पत्थर उठाकर खड़ी होती उससे पहले ही दक्ष उसे रोकते हुए कहता है, रहने दो, नाजुक कली हो तुम, पता चले फिर से गिर जाओ। दोबारा से अश्वी उस जगह पर अकेली हो चुकी थी और वो आसपास जगह ढूंढती है कि आखिर अगर उसे दोबारा से भागने की कोशिश करने का मौका मिला तो वो किस तरह से भागेगी। वो लड़खड़ाते हुए ही आसपास की चीजों का सहारा लेकर के दूसरे छोर पर आ जाते हैं, उस घर के बैक साइड एरिया में। लेकिन अभी वो गेट खोल के बाहर जाती तभी दक्ष उसको पीछे से रोकते हुए कहता है, उस तरफ बहुत सांप होते हैं, उस तरफ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता सामने वाला ही बेहतर होगा। वैसे भागना चाहती हो? ईश्वी झट से अपने हाथ को पीछे करती है और डरे सहमे तरीके से अपने लहंगे को संभालते हुए दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। उसने एक बार भी अपने चेहरे को उठाकर दक्ष की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अचानक ही दक्ष उसके सामने आता है जिससे ईश्वी जाकर के उससे टकरा जाती है और वह कांपते हुए आवाज में कहती है, मैं तो बस देख रही थी, मैं देख रही थी मैं। उसकी गालों पर दक्ष की उंगलियां जो बुरी तरह से कस जाती हैं और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए वो कहता है, अभी तुम चलने की हालत में हो गई, भागोगी क्या? चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे बाहर भी निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मेरे लिए प्रे करना, दुआएं करना कि जिंदा वापस आऊं, तभी तो तुम्हें एंजॉय कराऊंगा। ईश्वी ने इस बात पर भी कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसने अपने मन में यह बात अच्छी तरह से बैठा ली थी कि किसी भी हालत में वो कमज़ोर रह करके तो यहाँ पर जिंदगी नहीं बिता सकती, उसे थोड़ी बहुत ताकत दिखानी होगी, लेकिन कैसे? अब ये तो ऑप्शन नहीं था कि वो इतने टॉर्चर के साथ इसी घर में अपनी पूरी जिंदगी बिता ले। अभी वो ये सब सोच रही थी कि दोबारा से वो दक्ष के कंधे पर लटक चुकी थी। थोड़ी देर में ईश्वी को दोबारा से दक्ष ने उसके बेड पर बैठा दिया था और वो उसके सामने ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जिससे ईश्वी अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, अभी अभी ये सब नहीं, प्लीज़ नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं। अभी वो आगे कुछ बोलती तभी दक्ष जो अपने सामने रखे एप्पल को उसके सर की तरफ फेंकता है, जो कि डायरेक्टली उसके सर के पास जाकर लड़ा था और टॉवल लेकर के बाथरूम की तरफ जाने लगा था। वो गेट से ही देखकर ईश्वी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें जल्दी नजर आ रही है, वाकई में काफ़ी एक्साइटेड हो रही हो तुम। तैयार होकर आता हूँ, तब तक तुम अपने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रे करो, और हाँ, अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए, यानी कि मेरे लिए। इसी तरह से ईश्वी के बॉडी में पेन बना रहता है और धीरे धीरे वक्त ढलने लगता है। शाम हो चुकी थी और सब लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। दक्ष अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत भरोसे से छोड़ रहा हूँ मैं तेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी, रुद्र भी तेरे साथ रहेगा। बंटी को टेक्नोलॉजी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, जिस वजह से हमें समझ में आएगा कि किस तरफ से ट्रैफिक कम है, और अपने कंप्यूटर का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करना तुम। अयान को दक्ष उसी घर में रख देता है और कुछ और भी लोग जो कि आसपास उनके घर को पहरा देते थे। बाकी लोग के साथ दक्ष फिर से अपनी चोरी के लिए निकल गया था। कुछ गाड़ियों की आवाज़ जैसे ही ईश्वी को सुनाई दी थी, वो धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है और आकर की खिड़की के पास टिक जाती है। खिड़की में ना तो कोई दरवाज़ा था और ना कुछ, जिसकी वजह से डायरेक्टली सामने की चीज़ें उसे नजर आ रही थी। अभी वो झुककर देख ही रही थी, लेकिन जैसे ही ईश्वी बाहर की तरफ अपने चेहरे को झुका करके देख रही थी,
उसके पैरों में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके पैर के पास कुछ रेंग रहा हो। उसने जैसे ही अपने भारी से लहंगे को उठा करके नीचे की तरफ देखा था तो नीचे एक काला सा सांप था, जिसे देखकर केशवी ने इतने जोर से चिल्लाया था कि नीचे बैठे अयान और रुद्र जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एक तो यशवी से ना चला जा रहा था और ना ही संभला जा रहा था उसके पैर में जो चोट लगी थी, इस वजह से जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। लेकिन तभी अयान उसे संभालते हुए कहता है, आप ठीक है?" यशवी जो जोर से चिल्लाते हुए अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, "मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वो सांप सांप।" रुद्र जो आकर के उसके पैर की तरफ देखता है और जो सांप उसके पैरों में लिपटा हुआ था उसे अपने हाथों से इतने आराम से निकालता है जैसे वो कोई सांप नहीं बल्कि कोई रस्सी हो, और निकाल करके उसे विंडो साइड की तरफ फेंकते हुए कहता है, "कोई बात नहीं, बाहर जा चुका है, आप परेशान मत होइए।" यशवी जो अभी भी नीचे की तरफ गिरी हुई थी और अयान उसके ठीक पीछे बैठा हुआ था। यशवी जब अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, "मैं इस जगह पर नहीं रह सकती, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, ये कैसी जगह है?" अयान जो कहता है, "ये जंगल है मैम, कोई होटल नहीं है, जंगल में और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं आप? और वैसे भी ये सांप ज़्यादा जहरीले नहीं होते। हाँ, अगर ज़्यादा देर तक इनका जहर रह गया शरीर में तभी प्रॉब्लम होती है। वैसे जब भी ये काटते हैं हम छोटे मोटे कट लगा करके खून बाहर बहा देते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनता है ना तो आप भी ऐसा ही करना।" यशवी जो कहती है, मतलब दोबारा भी काटेंगे? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? वो सांप है, कुछ छोटा मोटा चीटा नहीं है जो काट लिया और बात खत्म हो गई। पता चले मैं ही खत्म हो जाऊं तो?" रुद्र जो उसकी बात सुन करके मुस्कुराते हुए कहता है, "नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, दक्ष आपको कुछ नहीं होने देगा।" वही अयान भी अपनी सर हाँ मिलाते हुए कहता है, "वो बात तो सही है, भाई है ना, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है आप भाई से बता देना, वैसे भी वो काटने पीटने में बहुत माहिर है।" अब यशवी को बेड से ले जाकर के टिका दिया गया था और वो उन दोनों को सामने खड़ा देख करके अपनी जगह से अभी उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अयान जो कहता है, "रहने दीजिए, हमें पता है कि आपकी हालत ठीक नहीं है और हमारे सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हैं, कोई भी बात होती है तो आप दोबारा से चिल्ला दीजिएगा।" वहीं रुद्र जो जाते हुए कहता है, "वैसे आप चिल्लाती काफ़ी अच्छा है।" ईश्वरी जो मुंह बना करके उन दोनों को देखती है और फिर से अपनी जगह आसपास देखने लगती है। एक पल भी उसे चैन नहीं आ रहा था, जिस वजह से वह तुरंत ही अपने आप को संभाल करके दोबारा से बेड पर ले आ करके अपने आप को टिका ली थी। और कोई उसके पास चारा भी तो नहीं बचा था। जिस जगह पर दक्ष चोरी करने गया था वहां पर भी शादी का ही माहौल था। वहीं बंटी जो दक्ष के पीछे पीछे आते हुए कहता है, "तो ये नहीं समझ में आता कि आप हमेशा ऐसे लोकेशन क्यों ढूंढते हैं जहां पर सिर्फ शादी हो रही हो?" दक्ष अपनी मास्क को अच्छी तरह से लगाते हुए उसके साथ बाहर आते हुए कहता है, "क्योंकि मैं किसी आर्मी ऑफिसर को चैन से बैठा नहीं देख सकता, मेरी पर्सनली दुश्मनी उनसे। अब इस बारे में बात करना छोड़ो और कैमरा वगैरह को चेक करो, सब नॉर्मल तो है ना? रूम में लड़की अकेले होनी चाहिए।" वहीं बंटी अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, "लेट मी चेक।" उसने अपने हाथ में बड़ा सा टैबलेट ले रखा था। वहीं दक्ष अपने मास्क के अंदर से अपने कान में ब्लूटूथ लगाते हुए कहता है, "इन्फॉर्म करते रहना जैसा होगा मुझे।" वही बंटी जो कहता है, "मैं भी साथ में चलता हूँ ना, लेकिन तभी दक्ष कहता है, "फुर्ती होनी चाहिए उसके लिए, कूद फान पाएगा तो, शरीर देखा अपना, मोटा कहीं का।" दोबारा से दक्ष जो अपनी चोरी को पूरी तरह से कामयाब कर देता है। बैग में उसने बहुत सारी ज्वेलरी तो भर ली थी, लेकिन उसके साथ ही उसके हाथ में कुछ कपड़े भी थे, जिसे देख करके बंटी जो हैरान होते हुए कहता है, "व्हाट इज दिस ब्रो? ये लड़कियों के कपड़े?" दक्ष जो उसके सर पर मारते हुए कहता है, "फालतू बकवास मत कर, जल्दी बैठ गाड़ी में।" थोड़ी देर में ईश्वी की आंखें खुलती हैं क्योंकि आसपास काफी शोर हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि शायद दक्ष अब वापस आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पैरों को नीचे कर ले, और उसे कौन सी एक्साइटमेंट थी दक्ष के आने से। दक्ष आता तो ऑब्वियसली सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए। बेचारी ईश्वी जो कि ना तो अपने कपड़ों को चेंज कर पा रही थी और ना ही अपने दर्द से उसे राहत मिल रही थी। अभी नीचे शोर चल ही रहा था कि तभी अचानक से उसका दरवाजा खुलता है। ईश्वी चटाक से अपनी नजर को उस तरफ करते हैं तो दक्ष अंदर की तरफ आ रहा था और कुछ कपड़े जो कि उसके हाथ में थे उसे ले जाकर केशवी के ऑलमोस्ट मुंह पर फेंकते हुए कहता है, 5-6 दिन के कपड़ों की अरेंजमेंट हो गई तुम्हारी। ईश्वी जो उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, "मगर ये तो 3 कपड़े ही हैं, इसमें 6 दिन।"
उसने काफ़ी हिम्मत से बोल दिया था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस शख्स के सामने उसका ना बोलना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दक्ष अभी-अभी इतनी बड़ी चोरी करके आया था और ऊपर से ईश्वी की बातें सुन करके वो गुस्साते हुए आकर के उसके सर को जोर से पकड़ता है और उसके बालों को पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, इतना मिल रहा है ना तुम्हें, इसी में एडजस्ट नहीं कर सकती तुम? हर बात पर तुम्हें क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है? ज़्यादा नाटक किया तो इन सारे कपड़ों को जला दूंगा, फिर रहना इसी लहंगे में पड़ी हुए। ईश्वी जल्दी-जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, कोई कोई बात नहीं, बहुत है। ईश्वी जो तुरंत ही अभी चेंज करने के लिए जाती, लेकिन वो जाकर के दोबारा से दक्ष से लड़ती है क्योंकि दक्ष भी बाथरूम की तरफ ही आ रहा था। दक्ष जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पहले जाऊँ या आपको जाना है? ईश्वी तुरंत ही अपने कदम को पीछे करते हुए कहती है, नहीं मैं बाद में चली जाऊंगी। लेकिन तभी दक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं, हस्बैंड वाइफ को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, यूं आगे पीछे रहना अच्छी बात नहीं होती है, चलो। लेकिन ईश्वी जो दक्ष के इरादों को समझते हुए झट से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में ना नहा लूँगी, आप जाइए। और वैसे भी आपको सोना भी होगा, इतनी मेहनत करके आए हैं। वो बोल तो रही थी मेहनत, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, चोरी डकैती करते हुए शर्म नहीं आती, और इसे भी मुझे मेहनत बोलना पड़ रहा है। कितनी बेबस हो चुकी हूँ मैं, एक चोर के साथ ज़िंदगी बिता रही हूँ और उसे भी इतनी इज्जत दे करके। लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है ना तेरे पास अश्वी। अभी वो दोबारा से पीछे होती, लेकिन तभी दक्ष उसकी कमर को जोर से अपने हाथों में ग्राब करते हुए कहता है, प्यार से चल लो वरना उठाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहे क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यारी स्टोरी विद सौम्या चैनल के साथ।